जब आप एक धनुष में तीर लगाकर खींचते हैं उस समय आपको फोर्स अप्लाई करना होता है और उस फोर्स के कारण जिस पॉइंट में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसका मतलब यह बनता है कि आप उस सिस्टम में, उस बो एंड एरो के सिस्टम में आप काम कर रहे हैं। जब आप ऐसा काम करते हैं उस समय वो जो काम है, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी इस पूरे सिस्टम में स्टोर्ड हो जाता है। बेसिकली बो का जो सिस्टम है, जो बो है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे वो स्टोर्ड हो जाता है। जैसे ही आप फोर्स को रिलीज करते हैं वैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उस तीर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए एनर्जी का कन्वर्जन होता है। वैसे ही अगर मान ले कि आप एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऊपर खींचते हैं, तो जब आप ऊपर इसे उठाते हैं उस समय आपको फोर्स अप्लाई करना होता है। इसका मतलब आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो आप यहां पर काम कर रहे हैं। उस काम का होता क्या है, वो एनर्जी यहां पर इस सिस्टम में, ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड हो जाता है। जैसे ही आप इसे रिलीज करते हैं वैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जितना नीचे गिरता है इसका स्पीड उतना बढ़ते जाता है, नीचे गिरते हुए इसका पोटेंशियल एनर्जी घटता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। ये जो कन्वर्जन है पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, आप चाहे तो उस कन्वर्जन को रोककर उस पोटेंशियल एनर्जी से आप काम ले सकते हैं। जैसे कि डैम में जो पानी बंधा हुआ रहता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, उसमें फंडामेंटली जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, उस तरफ का जो पानी है वो हायर लेवल पे है, वो पानी नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते हुए उसका पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप कर रहा है। उसी दौरान उस पोटेंशियल एनर्जी का जो ड्रॉप है उसे यूज करते हुए यहां पर अलग अलग सिस्टम से उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और किया जाता है। तो अब देखिए इसी चीज को हम कुछ इस तरह से देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे आप पकड़ के ऊपर उठा रहे हैं। तो आप जब इसे ऊपर उठा रहे हैं उस समय आप काम कर रहे हैं, आप एज एक्सटर्नल एजेंट आप इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। धरती और इस ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम है, बीच में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो एनर्जी इस सिस्टम पे स्टोर हो रहा है। इसके कारण इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। जैसे ही आप इसे रिलीज कर देते हैं वैसे ही देखिए इसका पोटेंशियल एनर्जी अब ड्रॉप करने लगता है और पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप करके इसका काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस में जो ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे गिरा, इस प्रोसेस में काम कौन कर रहा है? इस प्रोसेस में काम कर रहा है ग्रेविटी या फिर कहें सिस्टम। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर कहें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है और ये जो अर्थ है, इसका जो सिस्टम है, ये सिस्टम खुद काम कर रहा है। ये खुद काम कर रहा है, इसीलिए इसका एनर्जी घट रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप चाहें तो इस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रहा उसे रोककर आप उससे काम करवा सकते हैं। जैसे कि ये एक सिस्टम है, यहां पर इस बेल्ट के साथ ये एक प्लेटफॉर्म अटैच्ड है और ये जो है व्हील्स ये रोटेट करेगा। जैसे ही ये नीचे आएगा तो बेल्ट घूमेगा, तो ये जो सर्कल्स है, जो ये जो पुली जैसा सिस्टम है, ये रोटेट करेगा। इसके साथ अगर आप डायनामो अटैच कर दे, वो डायनामो घूमेगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। मतलब आपने उस एनर्जी से काम करवा लिया। वो जो पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, उस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन को रोककर आपने उससे काम करवा लिया, सिस्टम से काम करवा लिया। जैसे कि आप अभी काम करके इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे, अभी अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी दूसरे एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है।
तो नीचे गिरते हुए कौन काम कर रहा है? ऊपर चढ़ाते हुए आपने काम किया, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया। जब ये नीचे गिर रहा है तो अब सिस्टम काम कर रहा है, जिसके कारण उसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। ये सब चीजें तो आपको पता है। अब यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां पर दो चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो ऑब्वियसली दोनों में रिपल्शन होगा। आपको यह डिसाइड करना है कि कब आप काम कर रहे हैं और कब सिस्टम काम करेगा। तो ये जो बॉल है या फिर ये जो चार्ज है, इसे यहां से अगर हम इस तरफ ले आए तो क्या हमें काम करना होगा? अगर इसे यहां से यहां आना है तो क्या हमें काम करना होगा? आप खुद सोचिए, दोनों में रेपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। अगर आपको इसे यहां से यहां ले जाना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना होगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट दिस कूलॉम्बिक फोर्स। तो आपको इसे धकेलते हुए, फोर्स अप्लाई करते हुए यहां तक ले आना होगा। मतलब इस प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं, एज एक्सटर्नल एजेंट आप काम कर रहे हैं। जब आप काम कर रहे हैं तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम मतलब ये चार्ज और ये चार्ज का सिस्टम, दोनों के बीच का जो फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो सिस्टम। तो जब आप काम कर रहे हैं सिस्टम पे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और जब आप इसे छोड़ देंगे तो ये दूर चला जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स। ये जो दूर जा रहा है, इस दौरान कौन काम कर रहा है? इस दौरान काम कर रहा है ये सिस्टम। और जब ये काम कर रहा है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का, वो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, जिसके कारण इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। आप चाहें तो इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने से रोककर आप इससे तरह तरह का काम करवा सकते हैं। अब हम लोग इसी लॉजिक से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब न तो मैं कहूंगा पॉजिटिव चार्ज है न ही नेगेटिव चार्ज है, बल्कि सिर्फ इतना कहूंगा कि दो लाइक चार्जेस है। अब ये सामने आएगा फिर दूर जाएगा, आपको डिसाइड करना है कि कहां पर एक्सटर्नल एजेंट, दैट मीन आप काम कर रहे हैं, और कहां पर सिस्टम काम कर रहा है। दो लाइक चार्जेस है, मे बी दोनों पॉजिटिव है, मे बी दोनों नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में इन दोनों के बीच एक रेपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो अगर इस बॉडी को यहां से यहां आना है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बॉडी को हमने यहां पर फिक्स कर दिया है, ये मूव नहीं कर सकता है। अब अगर इस बॉडी को यहां से यहां आना है तो क्या आपको धकेलना होगा या खुद ब खुद ये आ जाएगा? ऑब्वियसली इस केस में आपको इसे धकेलते हुए लाना होगा। जब आप इसे धकेलते हुए लाएंगे तो उस समय आप एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण कि इसका पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। अब अगर ये बॉडी यहां से दूर जाए तो इस दौरान कौन काम कर रहा है? ऑब्वियसली ये खुद ब खुद होगा। यहां पर जो चार्ज था, इन दोनों के बीच रेपल्सिव फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स काम करेगा, जिसके कारण ये बॉडी यहां से यहां खुद ब खुद चला जाएगा। मतलब यहां काम कौन कर रहा है? यहां सिस्टम काम कर रहा है, और इसके कारण इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप होगा, ये घटेगा। यही पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली काम कर रहा है, इसका वैल्यू घट रहा है, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर दो अनलाइक चार्जेस रहे तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अब ये दूर से करीब आया, किसने काम किया? क्या यह खुद ब खुद हो सकता है या फिर एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगा के धकेलते हुए इसे लाना होगा? ऑब्वियसली ये खुद ब खुद होगा। ये जाके वैसे तो सट जाएगा इसके साथ पूरी तरह से, लेकिन उसे फिलहाल इग्नोर करें। तो ये जो यहां से यहां तक आया, किसने काम किया? सिस्टम ने काम किया। तो इस दौरान इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, वो ड्रॉप करेगा। अब अगर यही बॉडी यहां से दूर जाए, अनलाइक चार्जेस का बॉडी दूर जाए, इसका मतलब क्या इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है पोटेंशियल एनर्जी? ऑब्वियसली इस केस में चूंकि दो अनलाइक चार्जेस है जिनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, यहां से यहां ले जाने के लिए आपको एज एक्सटर्नल एजेंट इसे खींच कर ले जाना होगा, धकेल कर ले जाना होगा। मतलब कि आपने इस सिस्टम पे
काम किया एज एक्सटर्नल एजेंट, जिसके कारण कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये था बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक चीजें कि कब हम कहेंगे कि हम काम कर रहे हैं सिस्टम पे या एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है सिस्टम पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और कब हम कहेंगे कि सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल आइडिया था। अब यहां से एक सवाल तो ये उठेगा कि ठीक है, हम काम कर रहे हैं या फिर सिस्टम काम कर रहा है, दोनों ही केस में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। अगर हम काम करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, अगर सिस्टम खुद काम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए, फिर यहां से यहां लाने के लिए या तो एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा या फिर यह सिस्टम खुद काम करेगा। अगर एक्सटर्नल एजेंट काम किया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में होगा इंक्रीमेंट, अगर सिस्टम काम किया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में होगा डिक्रीमेंट। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। मतलब ये बना कि यहां पर इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब इस बॉडी को, इस चार्ज्ड बॉडी को यहां पर लाया गया, उस समय पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, और जब उसे यहां पर लाया गया फिर से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। अलग अलग पॉइंट में ये चार्ज जब अलग अलग पॉइंट में रहेगा तो उसका अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हम ये मानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए? वो पॉइंट, सबसे कन्वीनियंट जो पॉइंट है, वो पॉइंट है इंफिनिटी में। जब ये चार्ज, चाहे चार्जेस का नेचर कुछ भी हो, जब दूसरा चार्ज पहले चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा, थियोरेटिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा, उस समय उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है। तो फिर यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंफिनिटी में अगर इसके पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाए, अब देखें, इस चार्ज को अगर यहां से इंफिनिटी से एक आर डिस्टेंस दूर पॉइंट तक आना है, तो या तो आपको काम करना होगा या फिर सिस्टम को काम करना होगा। फिलहाल के लिए हम एक चीज पकड़ के चलते हैं कि हमें काम करना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि इसे यहां से यहां लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ रहा है। अब ध्यान से सोचिए, अगर एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ा तो हम कहेंगे एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव काम किया। अगर सिस्टम ने काम किया तो हम कहेंगे एक्सटर्नल एजेंट ने नेगेटिव काम किया। बात तो बराबर है। देखिए, सपोज कि यहां पर सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने काम किया 5 यूनिट का, मान लेते हैं 5 जूल का सिस्टम ने काम किया। तो अगर ऐसा सिनेरियो है, इसका मतलब इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी में 5 जूल का डिक्रीमेंट होना चाहिए। अब इसी चीज को अगर हम मानते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया, लेकिन कितना काम किया? -5 जूल काम किया। इसका मतलब यह बना कि चूंकि जब एक्सटर्नल एजेंट काम करता है तो वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। इस समय एक्सटर्नल एजेंट -5 जूल काम कर रहा है, तो मतलब यही बनेगा कि पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट -5 जूल का होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी -5 जूल घटेगा। तो बात बराबर है। अगर सिस्टम काम करे तो हम ये मानेंगे कि हमारा काम, एक्सटर्नल एजेंट का काम नेगेटिव हुआ। अगर हम काम करेंगे तो हम मानेंगे कि हमारा काम पॉजिटिव हुआ। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां हमने काम किया, मे बी दैट वर्क इज पॉजिटिव, मे बी वो वर्क नेगेटिव है। अब यहां पर इस जगह पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं U sub P। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट P पॉइंट है। U डिनोट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। तो इस P पॉइंट में इस सिस्टम का, जब इस P पॉइंट में ये चार्ज है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है इतना। वो पोटेंशियल एनर्जी होना कितना चाहिए? जब ये चार्ज इंफिनिटी में था, उस समय इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था, उसके बाद इसे यहां से यहां लाने में हमने जो काम किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया, इन दोनों को जोड़ दे तो आपको यहां पर का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा।
क्योंकि यहां का पोटेंशियल एनर्जी जो भी था उस पे जब सिस्टम पे काम किया जाएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो काम सिस्टम में किया गया या सिस्टम पे किया गया इंफिनिटी से पी पॉइंट में लाने के लिए जो काम किया गया, वही काम इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, जो कि इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इंफिनिटी में ये तो माना जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो इसे आप जीरो से सब्स्टिट्यूट कर दें। अब यहां से आप देखें इस पॉइंट पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का, दैट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing that charge from infinity to point P। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का बेहतर होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस कहना। चलिए, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मान लेते हैं, एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट मीन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। अब यहां से इस वर्क डन से आप आसानी से यह पता कर सकते हैं कि यहां पर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि अगर आप इस लॉजिक से आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिव साइन का बहुत सारा अपीयरेंस ऐसा होगा कि जो आपके लिए बड़ा कठिन होगा, जितना मुझे लगता है आपके लिए बड़ा कठिन होगा। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, कौन काम कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है इंफिनिटी से पी पॉइंट पे लाने के लिए। यहां से यहां लाने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज अगर सिस्टम काम करे और चार्ज को सिस्टम यहां से यहां भेजे, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये दोनों वर्क एग्जैक्टली सेम होगा। क्यों सेम होगा? आप गौर करें, मान ले कि यहां पर एक बॉडी है, इस बॉडी को, m मास का बॉडी है, इस बॉडी को आप पकड़ के ऊपर चढ़ाते हैं। कितना ऊपर चढ़ाते हैं? h हाइट ऊपर तक चढ़ाते हैं। तो h हाइट ऊपर तक चढ़ाने से यहां पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। और ये पोटेंशियल एनर्जी आया कहां से? क्योंकि आपने यहां पर काम किया, वही काम यहां पर स्टोर्ड हो गया। अब इस m मास को अगर यहां से छोड़ा जाए, ये नीचे गिरेगा और ठीक जमीन को टच करने से पहले इसके पास एक वेलोसिटी रहेगा, जिसके कारण हम कहेंगे कि इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी कितना है? वो काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। आप गौर करें, इस प्रोसेस में ऊपर से नीचे गिरते समय काम कौन कर रहा है? काम सिस्टम कर रहा है। और हमें यह भी पता है कि mgh अगर आप कैलकुलेट करें तो आप आसानी से पता कर सकते हैं दैट mgh इज इक्वल टू ½ mv²। दोनों एग्जैक्टली सेम होता है क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए mgh क्या है? एक्सटर्नल एजेंट ने जो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए काम किया, और ये ½ mv² क्या है? जो सिस्टम ने ऊपर से नीचे लाने में जो काम किया, वही काम तो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। ये एक्सटर्नल एजेंट नीचे से ऊपर ले जाने में जो काम कर रहा है और सिस्टम ऊपर से नीचे के उस पॉइंट में ले जाने में जो काम कर रहा है, दोनों काम एग्जैक्टली सेम है। उसी लॉजिक से सोचे, आप इसे धकेलते हुए जब यहां पर ले जाएंगे तो वो काम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जब इसे छोड़ दिया जाएगा तो वही एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां जाते हुए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन वो सिस्टम उतना ही काम कर देगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन और ये जो सिस्टम काम कर रहा है, डायरेक्शन सिर्फ आप बदल दे, एक्सटर्नल एजेंट जो है इंफिनिटी से पी पॉइंट में लाने में जो काम कर रहा है और सिस्टम पी पॉइंट से इंफिनिटी में ले जाने के लिए जो काम कर रहा है, दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। तो इस चीज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें कि वर्क डन ऑन द सिस्टम जो था फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, उसी चीज को वर्क डन बाय द सिस्टम
फ्रॉम P टू इंफिनिटी। अब सिस्टम एग्जैक्टली उतना ही काम करेगा P पॉइंट से इंफिनिटी में ले जाने के लिए। अब ये वर्क डन हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली इस पॉइंट में ये जो सिस्टम बना, इस पॉइंट में इस स्मॉल लेटर q चार्ज को रखने से ये जो सिस्टम बना, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इस बॉडी पे अभी एक फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स, उसका डायरेक्शन हमने मान लिया इधर है। देखिए, चार्जेस का नेचर अभी तक ये अननोन है, हमने मान लिया फोर्स का डायरेक्शन इधर है। आपके दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि दोनों चार्जेस अगर अपोजिट नेचर का हुआ तो ऑब्वियसली इस फोर्स का डायरेक्शन तो बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब देखिए यहां पर ट्रिक क्या है। हमने इन अननोन बॉडीज के कारण फोर्स का डायरेक्शन लिया इधर। अगर दोनों पॉजिटिव नेचर का हुआ तो ऑब्वियसली जो फोर्स हम कैलकुलेट करके निकालेंगे उस फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव के साथ ये डायरेक्शन यही रह जाएगा। इस डायरेक्शन के साथ अगर पॉजिटिव साइन आप अपेंड करेंगे तो डायरेक्शन तो यही रह गया, और होना भी चाहिए। दोनों अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा तो यहां रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। अब मान लो दोनों नेगेटिव नेचर का है तो कूलॉम्बिक फोर्स जो निकलेगा ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो वहां पर भी फोर्स का डायरेक्शन यही रह जाएगा। होना भी चाहिए। अगर ये नेगेटिव नेचर का है, ये भी नेगेटिव नेचर का है, तो ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज हुआ, दूसरा नेगेटिव नेचर का चार्ज हुआ, तो जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। नेगेटिव चार्ज एक, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट के तौर पे हमें नेगेटिव साइन मिलेगा। अब नेगेटिव साइन के साथ ये डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन पलट जाएगा। तो यहां पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो, ये नेगेटिव चार्ज हो, तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ये नेगेटिव साइन इस डायरेक्शन को अपोज कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। हम मान सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन इधर है और फोर्स के कारण इस बॉडी का यहां से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इंफिनिटी तक। तो इस दौरान काम होगा। उस काम को कैलकुलेट करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। आपको पता है जो फोर्स है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r² पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो r चेंज करते साथ, मतलब चार्ज का डिस्टेंस चेंज करते साथ, चार्ज यहां होगा तो फोर्स बदल जाएगा। चार्ज फिर यहां आएगा तो फोर्स बदल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर यहां पहुंचेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा, बिकॉज दैट फोर्स, कूलॉम्बिक फोर्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहां पर किया क्या जाए फिर? फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है। आपको पता है ऐसे सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्ररी पोजीशन में हम इस चार्ज को प्लेस कर देते हैं। ये मान लिया हमने कि इस कैपिटल Q चार्ज से x डिस्टेंस दूर है। अब इसमें एक फोर्स अप्लाई होगा, Fe हमने नाम दे दिया इसे। ऑब्वियसली इसे हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। x डिस्टेंस दूर अगर ये कैपिटल Q स्मॉल लेटर q चार्ज रहे तो इनके बीच का कूलॉम्बिक फोर्स को हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। अब हमने मान लिया कि इस फोर्स के कारण एक बहुत 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 छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज dx, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटा से छोटा डिस्प्लेसमेंट हमने यहां पर मान लिया। अब इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान हर पॉइंट में ये इतना कम डिस्प्लेसमेंट है कि जो फोर्स का वेरिएशन है उस वेरिएशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा। तो वहां पर इन पॉइंट्स में, बीच के इन पॉइंट्स में जो फोर्स अप्लाई हो रहा अलग अलग पॉइंट्स पे, उन्हें हम सेम मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहां से यहां ये जो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके कारण कुछ तो काम हुआ, सिस्टम ने कुछ तो काम किया, सिस्टम ने ये फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस दौरान एक काम किया सिस्टम ने। वो काम कितना होना चाहिए? हमें पता है कि काम होता है फोर्स, वर्क डन इज फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स Fe और dx हो रहा डिस्प्लेसमेंट। उस छोटे से काम को dw नाम दिया गया।
अब चूंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, ऐसे में हम बड़े आसानी से कहते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी आप के दिमाग में ये आ सकता है कि अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर होता तो फिर क्या होता, तो फिर इसे नेगेटिव होना चाहिए था इस वैल्यू को, वो नेगेटिव आएगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर हुआ मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, Fe को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव चार्ज इंटू नेगेटिव चार्ज, तो वो एक नेगेटिव वैल्यू देगा, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वही नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। सो इसमें बॉदर करने वाली बात है नहीं। अब देखिए यहां से इस Fe को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है ये जो कूलम्बिक फोर्स होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है इस चार्ज का जो डिस्टेंस है फर्स्ट चार्ज से जो कि x है उसका स्क्वायर, और उसके साथ इस dx को डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसे मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो वो छोटा सा काम है, यहां से यहां ले जाने के लिए जो छोटा सा काम हुआ वो छोटा सा काम है। पूरा काम यहां से लेके यहां तक ले जाने के लिए जो काम करेगा ये सिस्टम वो कितना होगा, उसके लिए हमें इसे इंटीग्रेट कर देना होता है, इस dw को इंटीग्रेट करना होता है। तो हमने इसे कर दिया इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट जो किया उसका लिमिट देखें, लिमिट क्या होना चाहिए। हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब x का वैल्यू इनिशियल पोजीशन में क्या होगा वो उसका लोअर लिमिट होगा, और फाइनल पोजीशन में x का वैल्यू क्या होगा वो उसका अपर लिमिट होगा। x क्या है, चार्ज का डिस्टेंस, सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस फर्स्ट चार्ज से, तो इनिशियल पोजीशन ये है। तो इस समय इस स्मॉल लेटर q चार्ज का डिस्टेंस कैपिटल Q चार्ज से कितना था, ऑब्वियसली r था। दैट मीन लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट में जो x का वैल्यू है वो है r, इनिशियल पोजीशन में x का वैल्यू है r, तो वो लोअर लिमिट में चला गया। फाइनली ये चार्ज कहां पर पहुंचा, इन्फिनिटी में पहुंचा, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पहुंचा। तो फाइनल सिचुएशन में दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि x है, x से डिनोट कर रहे हैं हम, वो डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली वो डिस्टेंस होगा इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम इसमें लिमिट बैठाते हैं। अब यहां पर कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले तो जो x पे इंडिपेंडेंट टर्म्स है, ऑब्वियसली दिस इज द वैल्यू, दिस इज द प्योर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, और ये जो है ये भी x पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही पहला चार्ज x पे डिपेंडेंट है ना ही सेकंड चार्ज x पे डिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं है चार्ज को मूव करने से x चेंज होने से चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये चार्जेस जो है ये x पे इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट टर्म्स को हमने इंटीग्रल के बाहर लिख दिया। अब क्या है, इसे इंटीग्रेट करना है, 1/x² को इंटीग्रेट करना है। 1/x² को इंटीग्रेट करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, x to the n dx, इसे इंटीग्रेट करने से ये बनता है x to the n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो फिर ये जो 1/x² है इसे हम लिख सकते हैं x to the power -2। इसे अब इंटीग्रेट करना है, तो इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x to the power -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो ये डिनोमिनेटर देखे क्या बना, -1 बना, तो उसका नेगेटिव साइन यहां पर, और x to the power -2 + 1, तो x to the power -1, x to the power -1, एंड दैट इज सेम एज नेगेटिव ऑफ 1/x। तो ये हो जाएगा इस इंटीग्रल का वैल्यू। तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नेगेटिव साइन देखिए यहां पर है, और इंटीग्रेट करने से 1/x² dx ये बन जाएगा -1/x, तो वो 1/x यहां पर और नेगेटिव साइन यहां पर, लिमिट्स को यहां लिखा गया r to infinity। अब क्या करना होता है, इस x के जगह पे अपर लिमिट सबसे पहले माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट। उस काम को करने से हमें एक्सप्रेशन ऐसा मिलेगा, x इंफिनिटी देखिए x के जगह पे है यहां पर, माइनस r है x के जगह पे यहां पर। अब देखिए कैलकुलेट जब हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, तो ये 0 हो गया। तो क्या बना, QQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1/r, और यहां पर भी नेगेटिव है, तो वो दो नेगेटिव्स जो मल्टीप्लाई हम करेंगे उसके कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा। और यही होगा टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम
टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम P टू इंफिनिटी, जो कि ऑब्वियसली बराबर होगा इस पॉइंट में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, मान ले कि r डिस्टेंस दूर यहां पर Q sub 1 चार्ज है, तो फिर यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा सिस्टम का कितना होना चाहिए, उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर Q1 न लिख के इसे हम इस जगह पे लिख सकते हैं, उसी को ऐसे यहां पर लिखा गया। अब अगर मान ले वहां पर उसी पॉइंट में Q2 चार्ज होता, तो फिर हम कहते हैं वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता सिस्टम का, वो सिस्टम का इतना पोटेंशियल एनर्जी होता। तो आप देखिए दोनों में उस पॉइंट के लिए, उस खास पॉइंट को P नाम दे देते हैं, ये पॉइंट जो है इसे P नाम दे देते हैं। P पॉइंट के साथ हम इस टर्म को एसोसिएट कर सकते हैं कि P पॉइंट का कुछ ऐसा बिहेवियर है जिसके कारण ये टर्म उसके साथ एसोसिएट हो रहा है। अगर उस पॉइंट पे Q1 चार्ज रखा जाए तो इस वैल्यू के साथ Q1 को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का मिल जाएगा। अगर उस पॉइंट में Q2 चार्ज रखा जाए तो इस टर्म के साथ Q2 को मल्टीप्लाई कर दे तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा या निकल के आएगा। तो ये जो टर्म है, हम इस टर्म को P पॉइंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। वो P पॉइंट इस Q चार्ज से, कैपिटल Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर है। ये है P पॉइंट R डिस्टेंस दूर। तो ये जो टर्म है, ये टर्म, इस टर्म को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है उस पॉइंट का, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे कि कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। आप यहां पर सब R लगा सकते हैं, सब P लगा सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि सिनेरियो में कौन किस तरह से लिखता है। ये R इंडिकेट कर रहा है कि वो पॉइंट सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस दूर है। अगर यहां पर P लिखा जाता तो इसका मतलब ये बनता कि पोटेंशियल एट पॉइंट P की बात हो रही है। वो तो डिपेंड करता है सिनेरियो पे कौन किस तरह का कन्वेंशन फॉलो करता है। अब यहां से आप एक चीज देखें, ये क्या हो गया, ये हो गया उस पॉइंट का पोटेंशियल जिस पॉइंट पे Q1 चार्ज को रखा गया है, जिसके कारण उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना बन रहा है। तो आप गौर से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का दैट इज इक्वल टू उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू उस पॉइंट में जिस चार्ज को रखा गया है। तो फिर हम इस तरह का रिलेशन लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का दैट इज इक्वल टू कौन सा चार्ज वहां पर रखा गया है, उस पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा गया है, इनटू उस पॉइंट में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हमने इस थोड़ी देर पहले देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज at a point is work done by the external force in bringing that charge from infinity to that point। तो अगर अब यहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहें, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जिसका डेफिनेशन आपको यहां पर दिख रहा है। अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहें तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप दोनों में डिफरेंस देखें। सिर्फ यहां का ये जो स्मॉल लेटर Q है, वो स्मॉल लेटर Q यहां नहीं है। इसका मतलब इस स्मॉल लेटर Q के जगह पे अगर हम +1 वैल्यू अपेंड कर देते हैं तो फिर ये दोनों न्यूमेरिकली एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जो हम Q चार्ज की बात कर रहे थे, अगर उसके बदले हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा या फिर जो काम करना होगा एक्सटर्नल एजेंट को उस चार्ज को इंफिनिटी से इस P पॉइंट में लाने के लिए, वो अब क्या बन जाएगा, Q का वैल्यू 1 हो गया तो वो अब बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to work done by the external force या external agent in bringing a unit positive charge, एक +1 चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट में लाने के लिए जो काम किया जाएगा वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। यहां पर ध्यान दें, हमें ऐसा कहना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन, एंड जो भी है। क्यों ऐसा? क्योंकि वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल के साथ चार्ज को मल्टीप्लाई करने से पोटेंशियल एनर्जी बनता है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क के साथ इक्विवेलेंट है, लेकिन पोटेंशियल वर्क के साथ इक्विवेलेंट नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ जब आप चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो वर्क का इक्विवेलेंट होगा। तो हमें ऐसा कहना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन एंड जो भी है उसके बाद। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट का, उसके लिए एक्सप्रेशन। अब देखिए एसआई यूनिट इसका क्या होना चाहिए। इसका एसआई यूनिट को वोल्ट कहा जाता है, और ये जो वोल्ट है ये बराबर होता है जूल पर कूलम के, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। आप यहां से उस एक्सप्रेशन को पता कर सकते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट में क्यू चार्ज को रखने से जो होता है डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, और ये जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। सो पोटेंशियल एक पॉइंट का उसका यूनिट होना चाहिए जूल पर कूलम। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल है और जो वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। सो पोटेंशियल और वर्क डन दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी या सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। चलिए यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर 2 पॉइंट्स, कोई सोर्स चार्ज दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताया गया, विच इज VI एंड VF। अब एक चार्ज मान ले, Q अमाउंट का चार्ज है, इस चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में ले जाना है। तो एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा यहां पर? ऑब्वियसली वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ये होता है इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काम एक्सटर्नल एजेंट जब सिस्टम पे करता है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। अब इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज Q इंटू यहां का पोटेंशियल, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज Q इंटू यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से Q को अगर आप कॉमन आउट करें तो आपको यह टर्म मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, जो कि चेंज इन पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है। फाइनल पोटेंशियल, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो किसी एक चार्ज को, Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है, जो एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। वेल, सो अब क्या है, ये मान ले 2 चार्जेस है, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के आसपास पोटेंशियल कैसा बनना चाहिए, ये आप सोचिए। यहां पर सवाल यह है कि नेगेटिव चार्ज के आसपास पोटेंशियल कैसा बनेगा। एक बार फॉर्मूला में हम वापस चलते हैं। यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहां पर आप पाएंगे कि ये चार्ज अपीयर कर रहा है, सोर्स चार्ज, जिसके कारण पोटेंशियल बन रहा है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट में आने के लिए सिस्टम काम कर देगा, क्योंकि सोर्स चार्ज नेगेटिव है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इसके आसपास किसी भी एक पॉइंट में आने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को काम करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम उसे खींच के ले आएगा। जब सिस्टम खुद उसे खींच के ले आएगा तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगा, सो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी उसका नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वहां का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है। और अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो आपको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को धकेलते हुए यहां पर ले आना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव होगा। तो वो इंडिकेट करता है कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव है। आप इस फॉर्मूला से भी इस चीज को समझ सकते हैं। Q का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, Q अगर नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब वापस आता है इस सिनेरियो में, 2 चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज।
अब इन चार्जेस के कारण पूरे स्पेस में इसके चारों तरफ 3 डायमेंशनली हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, लेकिन फिलहाल चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिर्फ इस सरफेस में देखेंगे कि पोटेंशियल कैसा बनेगा। तो इसका जो पोटेंशियल बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें पता है नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन था, हम इसे जेड एक्सिस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन में इन दोनों चार्जेस को रखा गया है और जेड एक्सिस को हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियल को इंडिकेट करने के लिए। नीचे की तरफ ये ग्राफ गया है, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल है। ऊपर की तरफ ये ग्राफ गया है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव चार्ज के आसपास नेगेटिव पोटेंशियल बनता है, पॉजिटिव चार्ज के आसपास पॉजिटिव पोटेंशियल बनता है। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ एक चार्ज के कारण उसके आसपास जो पोटेंशियल बनता है उसके लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया। आगे के वीडियोस में हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, बहुत सारे चार्जेस एक साथ रहेगा, उसके कारण उसके आसपास के पॉइंट्स में किस तरह का पोटेंशियल बनता है, उस पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, उसे डिराइव करेंगे। हम ये भी देखेंगे अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रहा, जैसे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सिस्टम को हम डाइपोल कहेंगे, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रहा तो उसके आसपास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा। फिर उससे आगे हम ये देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। तो उन वीडियोस का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलेगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।